नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीषा रानी आपके लिए आज लेकर आई हूँ इस वीडियो में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज हमने शुरू की हुई थी बेटा, उसका थर्ड पार्ट। पहले की जो 2 वीडियोस हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड जो अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, उनको आप देख सकते हो। उन वीडियोस में हमने पहली वीडियो में 1 से लेकर 30 तक, और उसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो है उसमें 31 से लेकर 60 तक के जो प्रश्न हैं 2022 वाले पेपर के मास्टर कैडर के हमने सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 60 से आगे वाले 61 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बेटा आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि उन प्रश्नों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि पहले की वीडियोस में भी मैंने उन चीज़ों को बताया है, और अब भी वीडियो के साथ साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो साथ साथ उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो है वो मिलेगी, और आपको अपने नोट्स जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो इन टॉपिक से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न है बेटा, काव्य पंक्तियां घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे किसकी लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ये हमने बतानी है कि ये किस कवि की हैं, किसकी रचना में से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है कबीरदास, मीराबाई, रैदास और महादेवी वर्मा। देखिए, ये जो पंक्ति से हमें पता चल रहा है कि ये भक्तिकालीन जो कवि हैं हो सकते हैं। महादेवी वर्मा तो नहीं होंगी। तो इसका जो उत्तर है, मीराबाई और कबीरदास में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मीराबाई बाई के जो भजन है वो भी इसी तरह के हैं। तो इसका सही उत्तर बेटा कबीरदास है। ठीक है, कबीरदास की ये रचना है, कबीरदास का भजन है जिसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बहुत ही सुंदर इनका ये भजन है। घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे, आपने सुना भी होगा। तो ये कबीरदास का एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध भजन है। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। उसके बाद है मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे। अब देखिए, मतवाला एक पत्रिका से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि जो ये मतवाला पत्रिका है उसका संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी करते थे 1923-24 में। और इनका जो ये उपनाम है निराला, ये इस पत्रिका के सम से ही इनको मिला था, जैसे निराला मतवाला। ठीक है, और इस पत्रिका का जो मोटो था, मोटो, इस पत्रिका मोटो, मोटो होता है जो प्रथम फर्स्ट, जो पहले पेज पे जो लिखी आती हैं पंक्तियां, उसको बोलते हैं मोटो। किसी भी न्यूज़पेपर को अगर आप देखो तो उसका कुछ ना कुछ मोटो होता है, पत्रिकाओं का कुछ मोटो होता है। तो ये जो मोटो था ये भी निराला जी की तरफ से ही लिखा गया था, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार थी। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। ठीक है, तो मतवाला के नाम से ही जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनको जो ये निराला उपनाम था ये मतवाला के सम से ही मिला था। उसके समान मतवाला निराला, इस प्रकार से उनको निराला नाम था वो मिला था। इस दृष्टि से ये जो पत्रिका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, उसके बाद है वेदना, और ये निशाना है, निशाना नहीं है, इसको आप सही कर लेना। निराशा, निराशा किस काव्य की प्रवृत्ति है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास काव्य धाराएं दी गई हैं, या उनके बताया गया है, पूछा गया है हमसे कि वेदना किस काव्य की, वेदना और निराशा किस काव्य की प्रवृत्ति है। अब आदिकालीन अगर हम साहित्य को देखते हैं तो आदिकाल का जो साहित्य है उसमें वीर रसात्मक जो रचनाएं हैं वो ज्यादा हुई हैं। प्रगतिवाद में हम मार्क्सवाद का प्रभाव हम देखते हैं जो रचनाओं पर। उसके बाद अगर हम प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद की जो रचनाएं हैं उसमें भी वेदना की बात नहीं है, सामाजिक यथार्थ है, नए नए प्रयोग उसमें दिखाई देते हैं। तो छायावादी जो साहित्य है, छायावाद की अगर हम प्रवृत्तियों को जब हम देखते हैं तो उसमें वेदना और निराशा की जो प्रवृत्तियां हैं हमें दिखती हैं उसके साहित्य में। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा छायावाद। चलिए आगे चलते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण रचना है हालावाद की। ठीक है,
हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की बेटा ये रचना है, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन है, इस रचना का प्रकाशन जो है वो मधुशाला का, वो हुआ है 1935 में, 1935 ईस्वी में। और ये जो हालावाद हमारे छायावाद के बाद, हालावाद ये एक वाद रहा है। जब हम छायावाद के बाद देखते हैं कि छायावाद के बाद एक वाद हमारे सामने आता है जिसमें मस्ती और मौज की जो बात है वो की गई है। तो हालावाद की जो रचनाएं हैं उसमें हालावाद की जो रचनाएं हैं उसमें मधुशाला जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रचना है। हालावाद का जो समय है वो 1933 से 36 माना गया है। और हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। हिंदी का बायरन कहा जाता है, ठीक है। और इनको मौज और मस्ती का कवि भी कहा गया है। मस्ती का कवि, मौज और मस्ती का कवि। ये देखिए कितने ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक रचना में से हम 4 तथ्यों के बारे में जान गए हैं, ठीक है ना। देखिए हालावाद की रचना है मधुशाला, और मधुशाला से जो इनकी सबसे पहली रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधु कलश, मधुरस, इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं, हालावाद की रचनाएं जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं। और हालावाद को स्थापित करने में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम प्रवर्तक के रूप में हम इनको जानते हैं, हालावाद के प्रवर्तक के रूप में, ठीक है। और इनको मौज और मस्ती का कवि भी कहा जाता है, हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। अब मौज और मस्ती का कवि किन्होंने कहा है इनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मौज और मस्ती का कवि कहा है, ठीक है जी। तो ये महत्वपूर्ण बेटा तथ्य हैं इस रचना से संबंधित। इससे प्रश्न जो है वो जरूर पूछ लिया जाता है। और बच्चन सिंह की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। हाँ जी, उसके बाद है निम्नलिखित में से किन विधाओं के कुछ गुण समान होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास विधाएं दी गई हैं, गद्य विधाएं हैं ये सारी। हमने ये बताना है कि कौन सी जो विधाएं हैं वो एक समान सी लगती हैं। मतलब हमने समानता के आधार पर उस पेयर को, उस ग्रुप को चूज करना है जिसमें एक समान विधाओं को एक साथ रखा गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए कविता है, यात्रा वृत्तांत है और कहानी है। अब ये तो देखो बिल्कुल ही अलग हो गई। ये तो हो गया पद्य, ये गद्य हो गया। उसके बाद उपन्यास है, निबंध व नाटक। अब उपन्यास, निबंध, नाटक ये भी अलग अलग विधाएं हैं। इनमें इनके तत्व अलग अलग होते हैं। इनमें इसमें कथा सूत्र होता है पर निबंध में कथा सूत्र नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आत्मकथा, कहानी और कविता, अब ये भी ये गद्य की हैं और पद्य की हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र और संस्मरण, ये जो है ये तीनों ही गद्य की विधाएं हैं। और इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर के साथ हम देखते हैं कि आपस में बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें जो समानता के आधार पर हम इस कूट को चुनेंगे, इस पेयर को चुनेंगे, क्योंकि इसमें जो तीनों रचनाएं, तीनों विधाएं हैं वो एक समान होती हैं। इनमें ज्यादातर समानताएं देखने को मिलती हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास में हरिओत जी ने किस रस की प्रधानता दी है? देखिए प्रिय प्रवास मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे खड़ी बोली हिंदी का, खड़ी बोली, देखिए इसमें से ही 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। एक रचना में से ही पहले भी हमने इस प्रश्न को हल किया था।
वहां पे भी हमने प्रिय प्रवास के बारे में जाना था, और यहाँ पे फिर से प्रिय प्रवास में से प्रश्न जो है वो पूछा गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य इसे कहा गया है प्रिय प्रवास को। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसका जो प्रकाशन सन है वो 1914 ईस्वी है। इसमें आप पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि प्रिय प्रवास में किसके प्रवास की बात की गई है। इसमें मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण के प्रवास की बात की गई है, और राधा को लोक सेविका के रूप में दिखाया गया है कि किस प्रकार उनके प्रवास के बाद जो राधा है वो विरह वेदना में तो होती ही है, पर वो विरह के साथ साथ समाज सेविका लोगों के साथ अपने दुख को बांटकर जोड़कर चलती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार में, श्रृंगार के जैसे कि आपको पता है कि श्रृंगार रस के दो आगे भाग होते हैं, विरह श्रृंगार, संयोग और वियोग। ठीक है, तो संयोग पक्ष के स्थान पर यहाँ पे वियोग पक्ष, वियोग श्रृंगार का ज्यादा चित्रण इसमें हुआ है प्रिय प्रवास में। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसे कहा जाता है, और 1914 में इसका जो प्रकाशन था वो हुआ था। अयोध्या सिंह इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, ये मैंने पहले भी जब हमने इसको किया था हल तो भी मैंने आपको बताया था कि इस रचना को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है सूरदास के गुरु का क्या नाम है। ठीक है जी, सूरदास के, अब देखिए हमारे पास ये ऑप्शन है, तो सूरदास के गुरु थे जो वो आचार्य वल्लभ थे, वल्लभाचार्य। ठीक है, रामानंद के गुरु नरहरिदास शिष्य हैं रामानंद के, और धर्मदास आगे फिर कबीर दास के शिष्यों में हम धर्मदास को देखते हैं। तो सूरदास के जो गुरु के रूप में वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि संप्रदाय से संबंधित, पुष्टि मार्ग से संबंधित जो इनका जो मत है, इनकी जो विचारधारा है, तो वो वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था, और सूरदास ने फिर इनसे दीक्षा ली थी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है अज्ञ हिंदी कविता के किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि अज्ञ को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अज्ञ की एक 1943 ईस्वी में एक रचना प्रकाशित हुई थी, तार सप्तक। तार सप्तक, तार सप्तक। इस तार सप्तक में अलग अलग एक नया प्रयोग अज्ञ ने किया था, एक नई तरह का एक संपादन कार्य किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं के कवियों को एक साथ एक पुस्तक में रखा था। तो ये एक नया प्रयोग था, जिससे हम कहते हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में हम अज्ञ को देखते हैं। उन्होंने कुछ छायावाद के, कुछ मार्क्सवाद के, कुछ द्विवेदी युगीन जो कवि थे, ये तार सप्तक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से कवि पहले तार सप्तक में थे, कौन से दूसरे में थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपने जिस बात को ध्यान में रखना है वो ये है कि तार सप्तक से ही प्रयोगवाद, जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ तब से ही प्रयोगवाद का हम समय जो है वो शुरू मानते हैं। और एक चीज यहाँ पर और महत्वपूर्ण है कि 1946 ईस्वी में जो प्रतीक नाम की पत्रिका थी, पत्रिका जिसका संपादन कार्य अज्ञ के द्वारा किया जाता था, और इस पत्रिका के माध्यम से अज्ञ ने प्रयोगवाद को स्थापित करने का कार्य किया। स्थापित करने से भाव है कि इसमें उन्होंने नए नए प्रयोग क्या होने चाहिए और प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद की असल परिभाषा क्या है, ये सारी चीजों की जो व्याख्या है वो प्रतीक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपनी विचारधारा को और मजबूत ढंग से प्रस्तुत किया। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, संत रैदास किन के शिष्य थे? अब आपको पता है कि रामानंद थे जो भक्ति द्राविड़ उपजी
लाए रामानंद के जो दक्षिण भारत में जब भक्ति लहर चली तो उसको उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो रामानंद के हिस्से में आता है, रामानंद को दिया जाता है। और रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, 12 शिष्य, ठीक है जी, जिनमें से नरहरि दास, जिनकी हम पहले बात करके आए हैं, नरहरि दास थे जो, वो भी रामानंद के शिष्य थे। और नरहरि दास के आगे तुलसीदास शिष्य थे। तो ऐसे ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो आगे हम देखते हैं हिंदी साहित्य में चलती आई थी भक्ति काल में। तो रैदास के जो गुरु थे वो थे रामानंद, और रैदास के आगे जो हम मानते हैं कि रैदास के आगे जो शिष्य रही हैं वो मीराबाई है। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा हम जब भक्ति काल को पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किसके गुरु कौन थे। जैसे सूरदास के गुरु की हम पीछे बात करके आए हैं कि आचार्य वल्लभ जो है वो सूरदास के गुरु हैं। इसी प्रकार जो संत रैदास है उनके गुरु के रूप में हम रामानंद को देखते हैं। और रामानंद के 12 शिष्यों की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में की है। हाँ जी, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। किस काव्य में श्रद्धा, वासना, लज्जा आदि मनोविकारों को सर्ग का रूप दिया गया है? अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है कामायनी। कामायनी को छायावादी रचना है, इसको छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, छायावाद का उपनिषद भी इसको कहा जाता है कामायनी को। और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1935, ठीक है जी। और इसमें कुल 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। ये जब हम छायावाद में पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसमें से जो लज्जा सर्ग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत से प्रश्न जो हैं, कई बार काव्य की पंक्तियां भी इसमें से पूछ ली जाती हैं। तो लज्जा सर्ग में भी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जब हम छायावाद पढ़ेंगे और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे तब इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी। और आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, छायावाद का उपनिषद भी इसे कहा जाता है। और इसी दृष्टि से जो इसके सर्ग हैं उनके नाम जो हैं, कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, वो क्रम से इनको कैसे व्यवस्थित करना है, इनको कैसे याद करना है, वो भी आपको साथ में बताया जाएगा जब हम कामायनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो रचना है ये हमारी ये जो सर्ग हैं ये कामायनी से हैं, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है गोदान। गोदान आपको पता ही है, हमारा हिंदी साहित्य की सबसे जो प्रसिद्ध रचना है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो रचना है वो गोदान है। इसका प्रकाशन जो मुंशी प्रेमचंद का, ये तो हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते ये हर बच्चे को ये जो उपन्यास है वो पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है जी, और इसके मुख्य पात्र जो है वो होरी है। होरी जैसे उसमें है जो एक किसान होता है, ग्रामीण किसान है। इसमें पूरा ग्रामीण और शहरी प्रवेश दोनों को दिखाया गया है, और एक कृषक का जीवन किस प्रकार से बीतता है, किस प्रकार वो सारी जिंदगी अपनी समस्याओं से जूझता हुआ, अपनी कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं या उसके जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, गांव देहात में जो समस्याएं हैं, उनका सारा एक भारतीय समाज की, एक भारतीय संस्कृति की पूरी जो झलक है वो हमें देखने को मिलती है गोदान में। बहुत ही अच्छी ये जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, तो उसको उसमें जो मुख्य पात्र है वो कौन सा है? होरी है। हाँ जी, उसके बाद है हिंदी में सबसे कम कहानी लिखकर किस कहानीकार ने प्रसिद्धि पाई है? अब देखिए, प्रेमचंद की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद ने तो बहुत सी कहानियां लिखी हैं, प्रसिद्धि तो प्रेमचंद ने भी पाई है, पर इनने कम कहानियां नहीं लिखी। बहुत सी कहानियां और बहुत से उपन्यास जो है वो प्रेमचंद के हैं। तभी तो प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद के बाद के जो हम जब हम कहानी और उपन्यास को पढ़ते हैं तो हम प्रेमचंद को केंद्र में रख के उनसे पहले और उनके बाद के जो रचनाकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं,
उनकी हम बात करते हैं। तो प्रेमचंद प्रसिद्ध तो हैं पर उन्होंने कम कहानियां नहीं लिखी। इसी प्रकार मोहन राकेश और अज्ञे की भी अगर हम बात करें तो ये भी प्रसिद्ध कहानीकार तो हैं पर इनकी कहानियां भी बहुत ज्यादा है संख्या में। एक चंदर शर्मा गुलेरी हैं जिन्होंने सिर्फ 3 कहानियां लिखी हैं अपने पूरे जीवन काल में, और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने कम कहानियां लिखकर भी प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सिर्फ 3 कहानियां इन्होंने लिखी अपने पूरे साहित्यिक जीवन में, और उससे भी इनका जो नाम है और इनकी जो प्रसिद्धि है वो इतनी हुई है इस कहानी के कारण कि सभी इनको एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जानते हैं। हाँ जी, उसके बाद है सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा आदि बहुत प्रसिद्ध नाटकों के लेखक कौन थे। अब ये देखिए, ये जो सारे नाटक हैं बेटा, ये सारे नाटक ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है, नाटक विधा से ही गद्य विधा की जो शुरुआत हुई है, जब हम गद्य के शुरुआती दौर में देखते हैं तो सबसे पहले नाटक के रूप में जो गद्य थे वो उनकी रचना शुरू हुई। उसके बाद जो कहानी उपन्यास ये बाद में आते हैं। तो सबसे पहले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके नाटकों के माध्यम से ही खड़ी बोली हिंदी में जो नाटकों की रचना थी वो सबसे पहले हुई थी। तो ये जो उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं जिनके माध्यम से गद्य की अन्य विधाओं को स्थापित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी के तकनीकी शब्द अकाउंट का हिंदी रूप क्या है। ये सीधा आंसर है इसका खाता। कहते हैं ना कौन से बैंक में आपका खाता है, अकाउंट है, ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि इसका हिंदी रूप क्या है। ये परिभाषिक शब्दावली जो हमने सिलेबस में पढ़ा था, तो परिभाषिक शब्दावली में से ऐसे जो आपको शब्द हैं वो पूछे जाते हैं अंग्रेजी के, जिसको आपने हिंदी में बताना होता है कि इसका क्या अर्थ है। हाँ जी, उसके बाद है अंग्रेजी की तकनीकी शब्द टारगेट का हिंदी रूप कौन सा है। अब टारगेट हमें पता ही है, लक्ष्य। जैसे हमने टारगेट सेट कर रखा है ना कि हम मास्टर कैडर जो हिंदी में मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे और हमारी जो पोस्ट है उसको अचीव करेंगे, लेंगे, पोस्ट पक्की करेंगे। तो वैसे ही ये टारगेट का जो अर्थ होता है वो होता है लक्ष्य। हाँ जी, आगे हम चलते हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका से के संपादक थे। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे, तो ये है सारिका पत्रिका। ठीक है, सारिका पत्रिका का जो संपादन है वो सबसे पहले मोहन राकेश जी द्वारा किया गया था। ये जो पत्रिका है सारिका पत्रिका, इसका संबंध कहानी विधा से है बेटा, कहानी विधा से था। ये अब तो बंद हो गई, ठीक है जी, अब इसका प्रकाशन नहीं होता, पर पहले जब इसका प्रकाशन हुआ करता था तो इसमें कहानियों से संबंधित जो कहानियां होती थी या कहानियों की आलोचना होती थी, इससे संबंधित थी, इस कहानी से संबंधित थी, इसमें जो कंटेंट था, जो मटेरियल था वो होता था। और इसका प्रकाशन 1961 में शुरू हुआ और 63 तक मोहन राकेश जी ने किया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जो साहित्यकार थे उन्होंने इसका संपादन कार्य संभाला। तो जो मोहन राकेश जी ने इसका संपादन 1961 से 1963 तक किया। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। रस सूत्र के प्रतिपादक आचार्य कौन है। रस सूत्र के प्रतिपादक आचार्य में हम जिसका नाम लेते हैं वो है आचार्य विश्वनाथ। और भरत मुनि आपको पता ही है कि इनका तो नाटक से संबंधित नाट्य शास्त्र जो है इसमें जो रस की जो खास तौर पे विशेष तौर पे बात जो है वो नहीं की गई। भाम्य और दंडी ये दोनों ही अलंकाराचार्य हैं, इन्होंने अलंकार को महत्व दिया है। अलंकार की प्रतिष्ठा, अलंकार को काव्य का मुख्य तत्व के रूप में देखा है। पर जो आचार्य विश्वनाथ ने है, इनकी परिभाषा से ही हमें पता चल जाता है कि इन्होंने रस को वाक्य का मुख्य अंग या महत्वपूर्ण अंग माना है। क्या है जो इनकी परिभाषा है, वो है वाक्य रसात्मक, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है जी, ये इनकी
काव्य की परिभाषा है, ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी है वाक्य रसात्मक काव्य, ठीक है जी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आचार्य विश्वनाथ हैं वो रस को महत्वपूर्ण मानते हैं काव्य के लिए, कि जिसमें रस नहीं है वो काव्य नहीं है, या वही वाक्य जो रसात्मक है, जो रस से युक्त है, वही क्या है, काव्य है, ठीक है जी। तो विश्वनाथ जो हैं वो एक रस के प्रतिपादक आचार्य हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद है जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे हम कहते हैं विजीत, ठीक है बेटा, विजीत, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, विजीत, जिसको हमने जीत लिया। अब देखो पराजित तो नहीं होगा, जीत तो विजय का ही समानार्थक शब्द है जीत। अजीत होता है जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सके, तो ये नहीं होगा। हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो है विजीत, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है शुद्ध शब्द बताए। इसमें शुद्ध जो शब्द है वो हमने चूज करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अत्यधिक। अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता, इसको उच्चारण के कारण कई बार बच्चे जो शुद्ध वर्तनी को नहीं पहचान पाते, तो आपका अगर उच्चारण शुद्ध है तो आप शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द को चूज कर सकते हो, चुन सकते हो। हाँ जी। उसके बाद है विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है। विराट की पद्मिनी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये उपन्यास 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ठीक है जी। और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है बेटा, ऐतिहासिक उपन्यास। अब ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए वृंदावन लाल वर्मा प्रसिद्ध हैं। ये प्रेमचंद युगीन ही एक उपन्यासकार हैं। जब हम प्रेमचंद काल में उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रेमचंद काल के उपन्यास हैं उसमें किस प्रकार के जो उपन्यास हैं वो लिखे जा रहे थे, तो उनमें हम एक ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक उपन्यासों में जो वृंदावन लाल वर्मा हैं उनका नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने, इनके जो कथानक हैं वो इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से अपने जो उपन्यास हैं उनकी रचनाएं की हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है किस कवि ने केवल दोहों की रचना की है। अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको ये तभी पता होगा अगर आपने इन सारे कवियों को अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब देखिए तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसीदास के हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत से अगर हम रामचरितमानस की भी बात करें, दोहा चौपाई शैली में वो लिखा गया है और दोहे के साथ चौपाई छंद को भी उन्होंने प्रयोग किया है ना। तो तुलसीदास तो इसका उत्तर नहीं होगा। सूरदास ने भी बहुत से उनके जो भजन हैं अलग अलग छंदों में, अलग अलग अलंकारों में उन्होंने उसमें अपने भ्रमर गीत है ना, या तुलसी ने दोहों का भी प्रयोग किया है कहीं कहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कबीर दास के भी बीजक में जब हम देखते हैं साखी शब्द रमैणी, तो उन्होंने काफी प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। जैसे इससे पहले भी जब जो हम प्रश्न हल करके आए हैं घूंघट के पट खोल रे, है ना, तो उसमें भी वो भजन है, वो भी अलग छंद में, दोहा तो नहीं है, वो अलग छंद में उसका देखते हैं हम। तो इस प्रकार जो बिहारी हैं उन्होंने केवल दोहों की रचना की है। बिहारी सतसई इनकी जो रचना है, बिहारी केवल एक ही रचना इनकी है। जब हम रीतिकालीन आचार्यों में पढ़ेंगे तो बिहारी एक ऐसे रचनाकार हैं, एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने केवल एक ही उनका ग्रंथ जो हमें मिलता है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं और केवल 713 दोहों की रचना करके ही उनकी जो रचना है वो इतनी प्रसिद्ध है, इतनी विख्यात है कि उनको और कोई छंद का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल दोहों की रचना की है। बाकी जो हम देखते हैं अलग अलग रचनाकार और साहित्यकार, तो उन्होंने अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है अपने काव्य में, पर बिहारी के केवल बिहारी सतसई में 713 दोहे जो है वो हमें मिलते हैं।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? यहाँ पे ये गलती की हो गई, कोई बात नहीं, इसको आप काट दो। ये हमारा ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, हाँ जी, ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं, ये हमने बताना है। तो जब हम देखते हैं, देखिए ये जो पंक्तियां हैं, ये आपको लग रहा होगा कि जैसे हालावाद की पंक्तियां हैं, है ना। हालावाद से संबंधित हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो इन पंक्तियों पर हालावादी प्रभाव जो है वो भी देखा जाता है। ये पंक्तियां वैसे जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो क्या हैं, वो छायावादी कवि हैं, छायावादी, ठीक है जी, छायावादी कवि हैं, ठीक है। और ये जो इनकी पंक्तियां हैं, ये इनके लहर काव्य संग्रह, लहर काव्य संग्रह, लहर काव्य संग्रह की जो कविता है, कविता कौन सी है जिसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं? बीती विभावरी, विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी कविता है। और इसका जो काव्य संग्रह है वो है लहर, ठीक है जी, लहर काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। और कुछ जो हमारे इतिहासकार हैं वो इस पे हालावाद का प्रभाव भी मानते हैं, क्योंकि देखिए ये जो रचना है वो 1933 की है, और हम पीछे ही बात करके आए हैं कि हालावाद का जो शुरुआत है वो 1933 से माना जाता है, हालावाद का शुरुआत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं इसमें भी मस्ती की और मौज की जो बात है वो देखने को मिलती है। तो कुछ जो विचारक हैं या कुछ जो इतिहासकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की इस रचना पे हालावाद का जो प्रभाव है वो मानते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, आगे चलते हैं। अंग्रेजी के तकनीकी शब्द एग्रीमेंट का हिंदी रूप क्या होगा? अब इसका जो हिंदी रूप होगा वो होगा अनुबंध। जब हम किसी से एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हिंदी में बोलते हैं अनुबंध, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। मीरा की भक्ति किस भाव की है? अब देखिए यहाँ पे हमने मीरा की भक्ति भावना की बात करनी है, या मीरा ने जो भक्ति की है वो उसकी रचनाओं में जब हम देखते हैं तो उसकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। माधुर्य भाव की भक्ति क्या होती है? जब अपने इष्ट को पति के रूप में स्वीकार किया जाए, या उसको पति के रूप में मान के, उसे पति मान के जब उसकी भक्ति की जाती है, उसकी आराधना की जाती है, तो उसको हम कहते हैं माधुर्य भाव की भक्ति, ठीक है जी। तो मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। वो श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में मानती हैं। प्रेमिका, प्रेमिका नहीं मानती वो अपने आप को, वो उनको अपनी पत्नी मानती हैं कि मैं श्री कृष्ण की क्या हूँ, पत्नी हूँ, और वो मेरे पति हैं, ठीक है जी। दास्य भाव की जो भक्ति है, दास्य भाव और सख्य भाव की जो भक्ति है, वो तुलसीदास जी के जो हम रचनाएं देखते हैं, तुलसीदास जी के साहित्य में जब हम देखते हैं तो वहां पे हमें ये वाली भक्ति जो है वो देखने को मिलती है। नवदा भक्ति, ये नारद सूत्र में नवदा भक्ति दी गई है 9 प्रकार की। नवदा के से भाव है 9 प्रकार की भक्ति, ठीक है। जब हम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तब ये सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद है सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। देखिए डिंगल पिंगल तो नहीं है, क्योंकि डिंगल पिंगल तो आदिकालीन जो वीर रसात्मक जो काव्य है उसमें डिंगल पिंगल भाषा का जो प्रयोग हुआ है। रासो कोई भाषा ही नहीं है, ठीक है, रासो कोई भाषा ही नहीं है किसी भी, रासो काव्य शैली है, ठीक है, रासो ग्रंथ है, तो भाषा नहीं है। संध्या भाषा जो है वो, संध्या भाषा जो इसको किसने कहा है? संध्या भाषा
सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है जी, रामचंद्र शुक्ल जी के अगर आप ग्रंथ में देखोगे तो उन्होंने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है, संध्या भाषा कहा है। ठीक है बेटा, तो यह आपने ध्यान रखना है कि सिद्धों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, संध्या भाषा है, जो शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में भी बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। ये जो पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है, अपने छायावाद की दुर्गा, छायावाद की मीरा जिन्हें कहा जाता है, ये उनकी पंक्तियां हैं। फिर विकल है, ये बहुत ही प्रसिद्ध उनकी कविता है। ये जब हम ग्रेजुएशन में देखते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये जो कविता जो चलती है तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो छायावाद की दुर्गा या छायावाद की मीरा जिन्हें कहा जाता है, उनकी ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, ऐसी बात जिसकी आशा ना हो, वाक्य के लिए एक सही शब्द कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन था जब हम देखते हैं, तो इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा अप्रत्याशित। ठीक है जी, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना की जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं है। ये जो प्रश्न था इसमें ऑब्जेक्शन थी, इसके लिए बच्चों को फिर ग्रेस मार्क्स था वो मिला था। हाँ जी, उसके बाद है, संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं संत काव्य परंपरा की, ना कि भक्ति की। ठीक है, अगर भक्ति की बात होती या भक्ति का आंदोलन किसने चलाया उत्तर भारत में, या भक्ति की शुरुआत किससे मानेगी, तो अब हम रामानंद की बात करेंगे। पर यहाँ पर हम संत एक स्पेसिफिक काव्य परंपरा की बात कर रहे हैं, तो इसमें नामदेव का नाम आएगा, क्योंकि नामदेव से ही संत जो परंपरा है उसका विकास माना जाता है। नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र के संत थे। इनके आगे गुरु या इनकी संत परंपरा में ज्ञानदेव, संत ज्ञानेश्वर, उनके नाम भी शामिल है। जब हम नामदेव के बारे में पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से इनकी जो संत परंपरा थी वो कैसे विकसित हुई, वो सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद, इसमें से कौन सी कहानी का लेखन सही या ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जुट दिए गए हैं, यहाँ पे ये रह गया लगाना, तो ये जुट दिए गए हैं, हमें पेयर दिए गए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत है, ठीक नहीं है। ये जो कफन कहानी है, कफन यहाँ पे भी दिया जाएगा, कफन कहानी है प्रेमचंद की, ये सही है। ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद की, ये भी सही है। इंदुमती जो है वो कहानी है भी किशोरी लाल गोस्वामी की है, ये भी सही है इसका उत्तर भी। पर जो राखी बद्ध भाई कहानी है ये अज्ञ की नहीं है। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है बेटा, तो किसकी है ये कहानी, ये है एक ऐतिहासिक कहानी है जिनका हम पहले विराट की पद्मिनी उपन्यास के बारे में हम बात करके आए हैं। तो ये उनकी कहानी है, वृंदावन लाल वर्मा की। ठीक है, ऐतिहासिक कहानी है ये, राखी बद्ध भाई। इस कहानी में उन्होंने एक मुस्लिम भाई है और हिंदू बहन है, तो हिंदू बहन जो है वो मुस्लिम भाई के राखी बांधती है। तो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने का जो प्रयास है इस कहानी में उन्होंने किया है राखी बद्ध भाई ने। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं, लोग है लगी कवित्त बनावत, मोहे मोहे जो मोरी कवित्त बनावत। अब ये पंक्ति किसकी है, अब देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि की पंक्ति है जो है घनानंद। घनानंद के कवित्त बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जब हम रीतिकाल में पढ़ेंगे, रीतिकाल में घनानंद के कवित्त के बारे में भी हम पढ़ेंगे और घनानंद के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनके कवित्त थे और किस प्रकार से उनकी
रचनाएं थी और किस प्रकार से उन्होंने अपने कवित्वों में अलग अलग भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये जो पंक्ति है ये घनानंद की है। घनानंद एक रीतिकालीन कवि हैं और इनके कवित्व जो हैं, अपने कवित्व के लिए ये कवित्व छंद है एक, ठीक है। तो वो छंदों में जब हम पढ़ेंगे तब कवित्व छंद के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कवित्व एक छंद है जिसके प्रसिद्ध जो एक रचनाकार है वो है घनानंद। तो ये जो रचना है या ये जो पंक्ति है वो घनानंद की है, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज का जो हमारी क्लास है वो यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगली क्लास में जो आगे के प्रश्न हैं हमारे 91 से लेकर 120 तक, ठीक है। तो आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक आपको ये जो प्रश्न है इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने यहाँ पे बता दी है। इसके बाद हम अगली क्लास में अगले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।